नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ भारत। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल और अब बुलेटिन में वक्त हो गया है देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने का। देश में कृषि कानून पर तकरार की नई किस्त फिर देखने को मिल सकती है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में 40 किसान संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया है। किसान संगठनों ने लोगों से किसानों के संघर्ष में शामिल होकर अपना योगदान देने की अपील की है। आंदोलनकारी किसानों के इस बंद को विपक्ष का खाद पानी भी मिल रहा है। कई राजनीतिक दलों ने किसानों के समर्थन का ऐलान किया है। इनमें कांग्रेस, एनसीपी, लेफ्ट, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी, टीडीपी और जेडीएस भी शामिल है। माना जा रहा है कि बंद का सबसे ज्यादा असर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है। लिहाजा पुलिस प्रशासन भी अलर्ट पर है। सड़कों और हाईवे पर सुरक्षा जवान मुस्तैद है। किसानों ने बंद को शांतिपूर्ण रखने का आह्वान किया है, लेकिन पुराने अनुभवों को ध्यान में रखते हुए पुलिस हर स्थिति से निपटने को तैयार है। किसान आंदोलन के मद्देनजर राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। किसान दिल्ली एनसीआर की सीमाओं पर 3 जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शनकारी किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। चक्रवाती तूफान गुलाब कमजोर होकर गहरे दबाव क्षेत्र यानी डीप डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। कल शाम करीब 6 बजे तेज हवाओं के साथ इसका लैंडफॉल शुरू हुआ, जो करीब 3 घंटे चला। इसके बाद चक्रवाती तूफान उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तटों की ओर बढ़ गया। मौसम विभाग ने उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तूफान के मद्देनजर तटीय इलाकों में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। रात 9 बजे तक ओडिशा के 6 जिलों में लगभग 39,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इधर आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय जिले श्रीकाकुलम में बंगाल की खाड़ी में गए 6 मछुआरे तूफान की वजह से उठ रही तेज लहरों की चपेट में आ गए और इनमें से 5 मछुआरे समुद्र में गिर गए। खबर है कि इनमें से 3 तैरकर तट पर लौट आए, लेकिन 2 अभी भी लापता है। चक्रवात तूफान गुलाब के हालात पर पीएम मोदी भी नजर रखे हुए हैं। पीएम ने आंध्र प्रदेश और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों से बात की और दोनों राज्यों के केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री ने सभी की सुरक्षा और सलामती की कामना की है। पीएम मोदी आज एक ऐतिहासिक पहल के तहत प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी का संबोधन भी होगा। प्रधानमंत्री ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य अभियान के पायलट परियोजना की घोषणा की थी। वर्तमान में पीएमडीएचएम 6 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरुआती चरण में लागू किया जा रहा है। पीएमडीएचएम इस्तेमाल में आसान एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार करेगा, जो डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के तहत स्वास्थ्य से जुड़े अन्य पोर्टल के परस्पर संचालन को भी सक्षम बनाएगा। डिजिटल स्वास्थ्य मिशन से व्यक्तिगत तौर पर जानकारी सुरक्षा उपलब्ध होगी। इसके तहत प्रत्येक नागरिक को एक स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाएगा, जिसमें उसके स्वास्थ्य से जुड़ी पूरी जानकारी होगी। इसके अलावा इसमें डॉक्टरों, अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाताओं के बारे में भी जानकारी होगी। पीएमडीएचएम की देशव्यापी शुरुआत आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की 3री सालगिरह के साथ की जा रही है। मिशन की शुरुआत के इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से जुड़े निर्माण कार्यों का जायजा लिया है। पीएम मोदी कल रात सेंट्रल विस्टा की कंस्ट्रक्शन साइट पर सरप्राइज विजिट के लिए पहुंचे और संसद भवन के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कंस्ट्रक्शन साइट पर करीब 1 घंटे का समय बिताया और साइट पर काम कर रहे मजदूरों से बातचीत भी की। प्रधानमंत्री के इस दौरे की पहले से किसी को भी जानकारी नहीं थी। कंस्ट्रक्शन साइट के औचक निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों से भी बातचीत की और निर्माण स्थल पर बनने वाले नए संसद भवन के बारे में जानकारी ली। तस्वीरों में पीएम मोदी सुरक्षा हेलमेट लगाए दिखे। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में बन रहे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है। पीएम मोदी कल ही 3 दिनों के बाद अमेरिका दौरे से लौटे थे
और उसके बाद उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक भी की, जो काफी देर तक चली। देश की न्यायपालिका में बड़े बदलाव के प्रयासों में जुटे सीजीआई एनवी रमन्ना ने महिलाओं के लिए न्यायपालिका में 50% आरक्षण की वकालत की है। महिला वकीलों के समर्थन में खुलकर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे आरक्षण की अपनी मांग को जोरदार ढंग से उठाए। सीजीआई ने ये भरोसा भी दिया कि महिला वकीलों को उनका पूरा समर्थन है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अधिकार का मामला है, न कि दया का। उन्होंने कहा कि वे देश के लॉ स्कूलों में महिलाओं के लिए निश्चित मात्रा में आरक्षण की मांग का भी समर्थन करते हैं, ताकि महिलाएं न्यायपालिका में आ सके। सुप्रीम कोर्ट में 9 नवयुक्तों न्यायाधीशों के सम्मान समारोह में सीजीआई ने यह अहम बात कही। कार्यक्रम का आयोजन शीर्ष कोर्ट की महिला वकीलों की ओर से किया गया। हाल ही में जिन 9 जजों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया था, उनमें 3 महिला जज शामिल है। और अब बुलेटिन में वक्त हो चला है राज्य की खबरों का। तो देखिए 1 मिनट में अपने राज्य की खबरें। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले और किसान आंदोलन के बीच योगी सरकार ने किसानों को 2 बड़े तोहफे दिए हैं। राज्य सरकार की तरफ से गन्ना समर्थन मूल्यों में बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को ऐलान किया कि प्रदेश में अब गन्ना किसानों को 325 की जगह 350 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। फैसले के तहत सामान्य का 315 से 340 और अस्वीकृत प्रजाति के गन्ने का मूल्य 305 से 330 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। योगी सरकार के इस फैसले से गन्ना किसानों को करीब 8% का फायदा होगा। प्रदेश के 45 लाख किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों के बिजली के बकाये बिल पर ब्याज भी माफ करने की घोषणा की है। लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड वृंदावन क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के किसान सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार सदैव से ही किसान व गरीब की हितैषी रही है। सभी योजनाएं किसानों के हित को ध्यान में रखकर तैयार भी की जाती है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले योगी मंत्रिमंडल का बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार रविवार शाम आखिरकार हो ही गया। विधानसभा चुनाव से सिर्फ 6 महीने पहले मंत्रिमंडल में 7 विधायकों को जगह दी गई है। कांग्रेस से बीजेपी में आए जितिन प्रसाद, संगीता बलवंत बिंद, छत्रपाल गंगवार, पलटू राम, दिनेश खटिक, संजय गौर और धर्मवीर प्रजापति को मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ राजभवन में कल शाम नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। इस विस्तार के बाद अब यूपी सरकार में 60 मंत्री है, जिनमें 24 कैबिनेट मंत्री, 9 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 27 राज्य मंत्री है। योगी सरकार की मंत्रिपरिषद का ये दूसरा विस्तार है। इससे पहले अगस्त 2019 में मंत्रिपरिषद में नए मंत्री शामिल किए गए थे। योगी सरकार का गठन 19 मार्च 2017 को हुआ था। राज्य के विधानसभा चुनाव से पहले इस मंत्रिपरिषद विस्तार को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नए मंत्रियों में 3 ओबीसी, 2 दलित, 1 एसटी और 1 ब्राह्मण चेहरा है। पंजाब में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की नई मंत्रिपरिषद में रविवार को 15 चेहरे शामिल हुए। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने 15 कांग्रेस विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। चंडीगढ़ में पंजाब राजभवन में मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी ने पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री के साथ ही शपथ ली थी। पंजाब कैबिनेट में बड़ा फेरबदल चुनाव को देखकर भी किया गया है, क्योंकि कुछ ही महीनों में पंजाब विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कैबिनेट के जरिए कई समीकरण भी सेट किए गए हैं। चन्नी कैबिनेट में कैप्टन कैबिनेट के कई मंत्रियों को रिटेन किया गया है, लेकिन कईयों का टिकट भी काटा गया है। कैबिनेट विस्तार के बाद अब पंजाब में कांग्रेस सरकार का कप्तान नया है, टीम नई है और कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। लेकिन पंजाब में चन्नी की एंट्री ऐसे वक्त में हुई है जब काम बहुत बाकी है और चुनाव में समय बेहद कम। लिहाजा चन्नी सरकार के सामने खुद को साबित करना और विधानसभा चुनाव में दोबारा जीत दर्ज कर पंजाब की सत्ता में वापसी की किसी चुनौती से कम नहीं है। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी यूपी विधानसभा चुनाव के लिए मिशन 2022 को धार देने में जुट गई हैं।
चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रियंका गांधी दोबारा लखनऊ पहुंच रही हैं। प्रियंका गांधी आज से एक हफ्ते के यूपी दौरे पर रहेंगी। इस दौरान कांग्रेस की रणनीति और सलाहकार समिति के साथ अहम बैठक की जाएगी। प्रदेश भर के कार्यक्रमों में प्रियंका गांधी की राज्य के नेताओं और पार्टी के नेताओं से मुलाकात भी होगी। कांग्रेस ने यूपी चुनाव से पहले प्रदेश में कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा निकालने का फैसला किया है। यह यात्रा 12,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और जनता से जुड़ने के लिए सभी प्रमुख गाँवों और कस्बों से होकर गुजरेगी। यात्रा की तारीख फिलहाल घोषित नहीं की गई है, लेकिन कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा के दौरान यूपी के हर मंडल पर सभा भी आयोजित करेगी, जिनमें प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकती हैं। 16 मंडलों में जनसभा की तैयारी भी हो चुकी है। गोवा में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। खबर है कि पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायक फेलेरो आज पार्टी छोड़ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक फेलेरो आज शाम मीडिया को संबोधित कर सकते हैं। इसी दौरान फेलेरो कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं, जबकि कांग्रेस ने इसी हफ्ते गोवा के लिए चुनाव कमेटियों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें फेलेरो को इलेक्शन कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। फेलेरो को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि वो आने वाले दिनों में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और टीएमसी उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना सकती है। हाल में सुष्मिता देव ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ टीएमसी का दामन थामा था। टीएमसी पश्चिम बंगाल के बाहर पार्टी का विस्तार करने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है, इसलिए पार्टी ने त्रिपुरा में गतिविधियां बढ़ाई हुई हैं। त्रिपुरा के बाद टीएमसी की निगाहें अब गोवा पर हैं, इसलिए पार्टी की कई टीमें पिछले कुछ हफ्तों से गोवा में एक्टिव हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक गोवा में खेला होवे की बात पहले ही कह चुके हैं। और अब वक्त है आपको आपके काम की खबर बताने का। देश में सड़क हादसों में रोजाना सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे में सड़क हादसों को रोकने के लिए सरकार नई स्कीम लेकर आएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय देश में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए 7,270 करोड़ रुपए की नई स्कीम लाने जा रही है। योजना राज्य पर डिपेंडेंट होगी, जिसका मकसद भारतीय सड़कों पर हादसे से होने वाली मौतों को शून्य करने के विजन को हासिल करना होगा। शुरुआती दौर में 14 राज्य में इस योजना को शामिल किया जाएगा। ये 14 ऐसे राज्य जहां कुल देश के 85% हादसे होते हैं। स्कीम में राज्य सरकारों को जमीनी स्तर पर सड़क सुरक्षा के लिए काम करने पर इंसेंटिव दिया जाएगा। बता दें, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, हरियाणा और असम को इस योजनाओं में शामिल किया गया है। यमुना एक्सप्रेस वे पर एक बार फिर सफर करना महंगा हो गया है। हालांकि इस बढ़ोतरी का असर हर वाहन मालिक पर नहीं होगा, क्योंकि टोल टैक्स में बढ़ोतरी केवल व्यावसायिक वाहनों के लिए की गई है। कार, जीप और वैन के साथ 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों के लिए जाने वाले टोल टैक्स को नहीं बढ़ाया गया है, जबकि बस, ट्रक, एलसीवी व एमएवी एसएससीएम वाहनों के टोल में 5 रुपयों की बढ़ोतरी की गई है। यमुना एक्सप्रेस वे के अथॉरिटी के मुताबिक अब एक्सप्रेस वे से गुजरने के लिए 15.55 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से टोल देना होगा। पहले ये दर 15.40 रुपए प्रति किलोमीटर थी, यानी कि इन वाहनों पर 5 पैसे से लेकर 15 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई है। 10 किलोमीटर तक 1.5 रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा, जो 100 किलोमीटर तक पहुंचकर 15 रुपए ज्यादा हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए नई सेवा शुरू की है। रेल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए काम की खबर है। कोरोना काल में रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए कई बड़े बदलाव किए हैं। रेलवे ने टिकट बुकिंग के लिए अब हिंदी में भी यूटीएस ऐप शुरू किया है। रेल मंत्रालय के मुताबिक यूटीएस मोबाइल ऐप के यूजर अब रेल टिकट हिंदी भाषा में भी बुक कर सकेंगे। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुसाफिरों को भी टिकट काउंटर से टिकट लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में रेलवे ने यूटीएस ऐप को लॉन्च किया ताकि लोग खुद से ही जनरल टिकट भी बुक कर सके। पहले ऐप सिर्फ अंग्रेजी भाषा में था, लेकिन अब हिंदी में लॉन्च होने से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकेंगे। व्यापारियों से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक वाणिज्य मंत्रालय ने एक निर्देश जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि जनवरी 2005 के बाद से अपडेट नहीं किए गए आईईसी कोड को 6 अक्टूबर से निष्क्रिय कर दिया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि यह कदम देश में वास्तविक व्यापारियों की संख्या जानने के लिए उठाया जा रहा है। बता दें कि आयातक निर्यातक कोड एक तरह का कारोबार पहचान संख्या होती है। विदेश व्यापार निदेशालय की ओर से जारी होने वाली इस संख्या के बिना कोई भी व्यापारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है, जिसके तहत धान उपार्जन की राशि का भुगतान सीधे किसानों के आधार लिंक बैंक खाते में होगा। इसके लिए सभी जिला कलेक्टरों को यह निर्देश दिया गया है कि वो सुनिश्चित करें कि धान उपार्जन के लिए पंजीकृत किसानों के आधार से बैंक खाते लिंक हैं या नहीं। भोपाल संभाग आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रबी खरीफ फसल उपार्जन के लिए सभी कोऑपरेटिव बैंक अभी से आधार लिंकिंग प्रक्रिया शुरू करें।
और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान संगठन ने आज भारत बंद बुलाया है। किसानों का भारत बंद सुबह 6 बजे से शुरू होकर आज शाम को 4 बजे तक यानी कि पूरे 10 घंटे तक बंद रहेगा। जी हां, संयुक्त किसान मोर्चे ने आज इस बंद का आह्वान किया है, जिसमें तकरीबन 40 किसान संगठन शामिल हैं। अब इसमें आम आदमी पार्टी, इसमें कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के 10 घंटे के लिए बुलाए गए इस भारत बंद का समर्थन किया गया है। इधर किसान आंदोलन के मद्देनजर राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। तो देखिए, किसान दिल्ली एनसीआर की सीमाओं पर 3 जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शनकारी किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन समर्थन में कौन कौन सी पार्टियां हैं? टीएमसी है, बीएसपी इसमें शामिल, समाजवादी पार्टी इसमें शामिल है, एनसीपी इसमें शामिल है, आरजेडी इसमें शामिल है। तो ये भारत बंद के समर्थन में है ये सब पॉलिटिकल पार्टियां। और अब देखना ये होगा कि इसका असर कितना देखने को मिलता है, क्योंकि इससे पहले भी भारत बंद का आह्वान कई बार किया जा चुका है। 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है इस प्रदर्शन को, कई बार किया गया, लेकिन बेअसर, कहीं पर आम जनता का सपोर्ट नहीं मिला इन प्रदर्शनकारियों को। अब आज देखना होगा, चूंकि पॉलिटिकल पार्टीज कूद गई इस बंद में, तो वो पुरजोर तरीके से कोशिश करेंगे कि बंद को सफल बनाया जा सके। बिल्कुल, तो देखिए पूरा 10 घंटे का ये ऐलान किया गया है, लेकिन इस भारत बंद में कई तरीके की छूट भी मिलने वाली है। किस चीज़ों पर राहत मिलेगी वो भी हम आपको बताएंगे। जैसे कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आए, जैसे एम्बुलेंस हुआ, शादी ब्याह हुआ, किसी की मौत हो जाती है, उस पर छूट दी जाएगी। और साथ ही आपको बता दें, भारत बंद के लिए 10 घंटे रोकने की चेतावनी दी है। राष्ट्रीय राजमार्गों को आज डाइवर्ट भी किया जाएगा। तो ये समस्याएं इसमें जरूर हो सकती है लोगों को जो है दिल्ली से बाहर या एक दूसरे राज्यों में जाना चाहते हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों का जो इस्तेमाल करेंगे, हो सकता है कि उनको परेशानियां हो सके। हालांकि प्रशासन ने जगह जगह कहा है कि उनकी पूरी तैयारियां हैं इससे निपटने के लिए। राज्य सरकार के सभी दफ्तर और संस्थाओं पर ये जाएंगे, प्रदर्शन करने का इनका इरादा है। इधर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से एक बार फिर से अपील की है कि आंदोलन का रास्ता छोड़कर बातचीत की राह पर लौटें। मैं किसान बंधुओं को आग्रह करना चाहता हूं कि वो आंदोलन का रास्ता छोड़कर वार्ता का रास्ता अपनाएं। सरकार उनके द्वारा बताई गई आपत्ति पर विचार करने के लिए तैयार है और इससे पहले भी कई बार बात हो चुकी है। लेकिन इसके बाद भी अगर उन्हें लगता है कोई बात बची है तो ज़रूर सरकार बात करेगी। लेकिन मैं समझता हूँ किसान आंदोलन को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। किसान सबका है और सरकार बहुत संवेदनशीलता के साथ किसान यूनियन के साथ बातचीत की है और आगे भी करने के लिए तैयार है। और इधर आंदोलनकारी किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है और उधर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। जी हां, रविवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने का अधिकतम मूल्य 25 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। पहले यहां पर गन्ने का रेट 325 रुपए प्रति क्विंटल था, जो कि अब बढ़कर 350 पहुंच गया है। जी हाँ, सबसे खास बात तो यह है कि संयुक्त किसान मोर्चे के भारत बंद से ठीक एक दिन पहले ये फैसला लिया गया है, यानी कि बहुत बड़ी राहत यहां पर मिल गई। गन्ना किसानों के लिए हम लोग जब आए थे, एक निराशा थी गन्ना किसानों के चेहरे पर। वे ये मानते थे कि अब ये चीनी मिलें बंद होनी थी। जो उन्होंने बताया कि बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार में 21 चीनी मिलें बंद हुई थी, औने पौने दाम पर चीनी मिलों को बेच दिया था। 250-300 करोड़ रुपए की चीनी मिल को मात्र 25 करोड़ 30 करोड़ रुपए में औने पौने दाम पर बेचने का कार्य हुआ था। समाजवादी पार्टी की सरकार में 11 चीनी मिलें बंद हुई। हम लोगों ने चीनी मिलें बंद नहीं की, बंद चीनी मिलों को चलाने का कार्य किया। और भाइयों बहनों, सपा बसपा सरकार ने जिन चीनी मिलों को बेचने का कार्य किया था, उन चीनी मिलों को जो वापस आ सकती थी उनको फिर से वहां पर एक नई चीनी मिल लगाई। और नई चीनी में चाहे वह पिपराइच की हो, मुंडेरवा की हो या फिर रमाला चीनी मिल हो, इन सभी चीनी मिलों पर हम लोगों ने नए संयंत्र लगा करके
गन्ना किसानों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाने का कार्य किया था। आज देश में एक ऐतिहासिक पहल होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम डिजिटल स्वास्थ्य अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। जी हाँ, और इस मौके पर प्रधानमंत्री देशवासियों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य अभियान के तहत हर देशवासी की एक यूनिक डिजिट हेल्थ आईडी बनेगी और इस आईडी में कार्ड होल्डर का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड रहेगा। और आपको यह बता दें कि प्रधानमंत्री ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से इस अभियान के पायलट प्रोजेक्ट का ऐलान किया था। जी हाँ, तो जानते हैं ये योजना है क्या और लोगों को इससे योजना से क्या फायदा मिलेगा। तो यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये डिजिटल हेल्थ मिशन है और हर एक नागरिक के लिए एक अलग ही आईडी इसमें होगी और आईडी में पूरा का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड रहेगा। राजस्थान में गहलोत सरकार शिक्षकों की भर्ती के लिए राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स यानी कि रीट परीक्षा उन्होंने ली है। जी हाँ, करीब 26 लाख परीक्षार्थी टीचर्स बनने की दौड़ में शामिल हैं। गहलोत सरकार ने परीक्षा में नकल रोकने के लिए नायाब तरीका भी निकाला है। हालांकि इससे कई लोगों को दिक्कतें भी हुई हैं। तो क्या था ये फैसला, हमारी इस रिपोर्ट में आप देखें। कर्फ्यू, दंगा और गड़बड़ी को रोकने के लिए इंटरनेट बंद होते तो कई बार सुना होगा, मुमकिन है झेला भी होगा, लेकिन शायद पहली बार ये सुन रहे होंगे कि परीक्षा के लिए सरकार ने मोबाइल इंटरनेट और मैसेज पर पूरी तरह से रोक लगा दी। सोचिए कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, यानी इंटरनेट रहेगा नहीं तो नकल करेंगे कैसे। ये REET परीक्षा केंद्रों के मुन्ना भाई MBBS की तर्ज पर चीटिंग रोकने का नायाब तरीका था। प्रदेश की सबसे बड़ी रीट परीक्षा आज संपन्न हो गई। इस परीक्षा ने न सिर्फ अभ्यर्थियों की परीक्षा ली बल्कि सरकार की भी परीक्षा ली। सरकार ने तमाम बंदोबस्त किए, बावजूद इसके प्रदेश के कई हिस्सों से नकल की खबरें आती रही, गिरोह दबोचे गए और ऐसा पहली बार हुआ जब प्रदेश में नेट बंद किसी परीक्षा को लेकर किया गया। इसके बावजूद परीक्षा संपन्न हो गई। करीब 12 जिलों में मोबाइल इंटरनेट और SMS सेवा को बंद करने का आदेश दिया गया। हालांकि कलेक्टर के पास यह अधिकार था कि वो ब्लैकआउट की अवधि को घटा या बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही नकल रोकने के लिए 30,000 CCTV कैमरों की निगरानी में परीक्षा कराई गई। हालांकि परीक्षा में सख्ती के बावजूद छात्रों के उत्साह में कोई कमी नहीं थी। स्ट्रिक्टली हर सेंटर पे भी स्ट्रिक्टली वो लग रहे हैं, जो नहीं होने चाहिए इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट मतलब लगा रखा है। नहीं हुई, अच्छी व्यवस्था की गई सरकार द्वारा। अब की बार तो आने जाने में काफ़ी समस्याएं आई है, लेकिन अब ये बेरोजगारी के दौर में जो नौकरी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं उसके लिए हमें आना पड़ा है। मुस्तैदी के बाद भी कई जिलों में गड़बड़ी हो ही गई। आरोप ये लगा कि सरकारी लापरवाही की वजह से अलवर के परीक्षा केंद्र में फर्जी परीक्षार्थी बिठाए गए। लोग हंगामा करने लगे। मामला तब शांत हुआ जब डीएम ने मौके पर पहुंचकर जांच के आदेश दिए। तीसरे नंबर के रूम में ना, उसके अंदर पहले से गेट जुड़ के चीटिंग हो रही थी और मार्कशीट भरी जा रही थी और किताबें ऑलरेडी स्टाफ किसी का फर्जी बंदा था। वहीं अजमेर में समय से पहले कॉपी लेने पर परीक्षार्थी नाराज थे। हंगामा और नारेबाजी की गई। सेंटर के अधीक्षक पर कार्रवाई की मांग की गई। मेल लगने के बाद हमको ये बोला गया था कि आधे घंटा है अभी आपके पास। उसकी जो ही 5 मिनट बोलते, 5 मिनट बाद ये बोलते हैं। बहरहाल अच्छी बात यह है कि कोरोना काल में सरकारी नौकरी के लिए भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई है। नकल रोकने की सख्त कोशिश की भी तारीफ होने लगी, क्योंकि ये सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि परीक्षा में कामयाब होने वाले मेरिट के तहत चुने जाएं, क्योंकि इन पर बच्चों को संवारने का जिम्मा होगा। उनके भविष्य की नींव यही शिक्षक डालेंगे। जयपुर से भंवर पुष्पेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत।